हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुवायन कुंडू, जिन्होंने रिसेंटली एसबीआई पीओ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट है, इनका उस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस सेशन में हम सुवायन कुंडू जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या रही इस एग्जाम के दौरान और उनका स्टडी प्लान क्या था जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। दूसरा, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, सुवेन कुंडू की जो एज है वो मात्र 23 ईयर्स है और इन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही इस जॉब को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुवेन, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और मैं एडुटैप का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बाकी फेलो एक्सपीरियंस के साथ। हाँ हाँ, जरूर। तो वेलकम टू एडुटैप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुवेन, हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अपने सभी व्यूअर्स को बताया कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एसबीआई पीओ का और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस अपॉर्चुनिटी को, इस जॉब को लिया है। और आपकी एज अभी मात्र 23 ईयर हुए हैं आप, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, मेरा बर्थडे 29 जनवरी को है, तो मैं अभी ओके जस्ट 23 ईयर्स ही हुआ हूँ। ओके ओके। तो मात्र इतनी छोटी सी एज में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आपके बैकग्राउंड से सुवेन। तो अगर आपकी एज 23 ईयर है तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है और कहाँ से आपकी स्कूलिंग वगैरह सब चीजें हुई है, तो थोड़ा सा बताएंगे आप। सर, मेरा ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज आसनसोल से हुआ है और ओके मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग। ओके और मेरा स्कूलिंग सेंट विंसेंट हाई एंड टेक्निकल स्कूल आसनसोल से हुआ है। ओके बोथ 10 और 12 मैंने वही स्कूल से किया। ओके। तो आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई? हाँ सर, मेरा ग्रेजुएशन अक्टूबर 2020 में खत्म हुआ। तो अक्टूबर 2020 में खत्म हुआ और ये जो आपका एग्जाम है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये 2021 की थी। तो हाँ, 2021। तो कैसे दिमाग में आया कि एकदम से एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करनी है, या आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी? सर एक्चुअली फ्रैंकली मैं ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी स्टार्ट किया था, लेकिन एसबीआई पीओ की नहीं, आरबीआई ग्रेड बी। तो ओके आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैंने फेज 2 का प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के दौरान कर लिया था। और कुछ कुछ ओवरलैप भी था मेरा एजुकेशन का, जो बैकग्राउंड था उसके साथ भी ओवरलैप था, करिकुलम के साथ। तो इसलिए मैंने फेज 2 का प्रिपरेशन उस वक्त काफी हद तक कर लिया था। अब ओके जब एग्जाम पास आ गया था, तब मैं फेज 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, लेकिन एक गलती हुआ था कि 2019 का पैटर्न को मैंने दिमाग में रखते हुए मैंने प्रिपरेशन किया था। तो आरबीआई के 2019 में लिए। आरबीआई, हाँ, तो ओके 2019 में आरबीआई में फेज 1 का लेवल एसबीआई पीओ से नीचे लेवल का था। उतना ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन सबका नहीं था। तो हाँ, 2021 से आया। 2019 तो में इसलिए पेपर एज कम्पेयर टू 2021 इजी था। हाँ, मतलब काफी हद तक इजी था अगर आप पैटर्न को देखेंगे। हम्म। और 2021 में पेपर का लेवल एसबीआई पीओ से, एसबीआई पीओ का मेन से थोड़ा ऊपर चला गया। ओके लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे फेलियर के बाद मैंने एसबीआई पे फोकस किया और एसबीआई के लिए तैयारी करते रहा। ओके। तो क्या आपके दिमाग में ये बहुत पहले से ही था कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है, या ग्रेजुएशन के दौरान आपको किसी अपने फ्रेंड ने, या ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि मुझे आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है? सर एक्चुअली जब मेरा क्लास 12 खत्म हुआ था, तब उसके बाद मैं सोच रहा था कि आगे अब क्या करना है। मतलब ग्रेजुएशन तो हो जाएगा, ग्रेजुएशन 3 साल का है और सबका ग्रेजुएशन क्रॉस हो जाता है हम्म। लगभग। तो उसके बाद आगे करियर को सेटअप करने के लिए क्या करना। तो मैंने ओके यूपीएससी के बारे में रिसर्च किया, सब कुछ किया। फिर मैंने देखा कि यूपीएससी हो तो जाएगा, लेकिन आप जैसे जानते हैं बहुत रिस्की गेम है और आजकल बहुत हद तक लक भी मैटर करता है यूपीएससी में। हम्म। तो इसके लिए कोई ऐसा मतलब करियर, कोई ऐसा करियर मैं चूज करना चाहता था कि जिससे मेरा ऑलरेडी मेरे पास जो नॉलेज है वो भी काम पे है। तो इसी वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया, और जब बैंकिंग सेक्टर को चूज किया तब आरबीआई ग्रेड बी के बारे में मुझे पता चला और हम्म। उसका सिलेबस भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो इसलिए मैंने उसके बारे में तैयारी की। ओके। तो अभी आपने इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब किया है, आप सेलेक्ट हो गए हैं फाइनली। तो हैज द फीलिंग सिंक्ड इन? सर एक्चुअली हाउ यू शब्दों फीलिंग में मतलब, नाउ?
सर वही शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि कैसा फील हो रहा है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगता है जब मतलब अपना जो भी डिजायर था वो एक हम्म। लेवल पे आके पूरा करते हैं। और सेलिब्रेशन वगैरह भी जितना पॉसिबल हुआ इस टाइम पे सेलिब्रेशन वगैरह भी हम लोग किए, तो बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। और ओके सबसे ओके। अच्छा फीलिंग ये भी हुआ कि आज से लगभग कुछ हफ्ते पहले ही हम्म। मैं स्क्रीन के उस तरफ बैठ के देख रहा था वीडियो, और आज मैं स्क्रीन के इस तरफ हूँ। सच अ वंडरफुल यार, ये बड़ी हम लोगों की जो डिजायर्स होती हैं जब वो पूरी होती हैं तो खुशी होती है इस बात की। तो मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, इतनी छोटी सी एज में मात्र 23 के आप हुए हैं और आपने एसबीआई पीओ, मतलब लोगों का सपना होता है, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया है, ठीक है। बट हाँ सुएन, जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम की तो हमें बहुत सारी हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी कोई हार्डशिप जो आपने फेस की हो, और उन हार्डशिप को फेस करते हुए कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको मोटिवेट रखती थी? सर, एक्चुअली आप जानते हैं मैं तो मतलब बाकी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी काफी सारे हार्डशिप्स है। लेकिन मतलब ये सेशन के पर्पज से एक्सपीरियंस को प्रिपरेशन में गाइड करना, तो मैं प्रिपरेशन के हार्डशिप्स को ही सिर्फ कवर करूँ। तो प्रिपरेशन में काफी सारा हार्डशिप आया था, काफी सारे फेलियर्स भी मुझे देखने को मिला था, और क्लरिकल लेवल का क्वेश्चंस में खास करके, सॉरी, क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स में खास करके हम्म। मुझे काफी ज्यादा फेलियर देखने को मिला था। इसलिए काफी लोग सोचते हैं कि क्लरिकल इजी होता है, लेकिन हम्म। मुझे उस वक्त लगा था कि अगर क्लरिकल नहीं निकल रहा है तो बाकी सारा एग्जाम कैसे निकल पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे होने लगा। मैंने काफी सारे टॉपर्स का भी वीडियो देखा था हम्म। जिन्होंने अलग अलग एग्जाम क्रैक किया था, लेकिन उनका भी फेलियर्स हुआ था। तो वो हम्म। लोग भी ये बात कहे थे कि कभी भी हारने के लिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्जाम में मेरा फेलियर हुआ है, लेकिन आगे इससे आने वाला कोई बड़ा एग्जाम है उसमें मेरा सक्सेस हो जाए। हम्म। और ये टॉपर्स टॉपर्स के जो वीडियोस है, ये जो टॉपर्स है, मैं उन्हीं को कहना चाहूंगा, वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किए मेरे प्रिपरेशन के दौरान। यस, और आप उनमें से एक बनने वाले हैं जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट है उन सबको इंस्पायर करने जा रहे हैं। चलिए। हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा। श्योर श्योर यार। उसके बाद फिर आपके ये दिमाग में कैसे आया कि अगर मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्टार्ट किया था और वो मैं नहीं कर पाया तो मुझे इसके बाद एसबीआई पीओ के लिए ही जाना है, या कोई और जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा था कि दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स भी है या और स्टेट की कोई पोस्ट होगी, उन सब चीजों के लिए ट्राई नहीं किया आपने? वाई एसबीआई? सर, एक्चुअली मेरा बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट था। अब बैंकिंग सेक्टर में मेजर एग्जाम्स या तो रेगुलेटरी बॉडीज का होता है, जैसे एसबीआई, नबार्ड, सॉरी, आरबीआई, नबार्ड। और फिर सेबी? सेबी के लिए तो, हाँ, सेबी के लिए तो मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा मास्टर डिग्री नहीं था। ओके। और या फिर दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स का एग्जाम्स होता है। हम्म। तो मैंने पहले आरबीआई में जब मेरा सक्सेस नहीं हुआ था, तब मैंने उसके बाद बहुत अच्छे से मैंने सोचा था, और मैंने अच्छे से देखा था आरबीआई में मेरा फेलियर किस वजह से हुआ। तो ओके। वहां पे मुझे ये देखने को मिला था कि आरबीआई का पैटर्न अभी जो नया हो गया है, ये हम्म। पैटर्न के साथ में अडेप्ट होने में मतलब मुझे बहुत डिफिकल्टी हुआ था। जो हम्म। शिफ्ट हुआ था पैटर्न में, उसके साथ मुझे अडेप्ट होने में काफी डिफिकल्टी हुआ। इसी हाँ। वजह से मैंने मतलब मैं बाहर चला गया। ओके। तो ये देखते हुए मैंने सोचा कि अभी तो आरबीआई का एग्जाम तो अभी नियर बाय, मतलब उस साल में तो आने का कोई चांसेस नहीं था। हम्म। तो बाकी मैं बैठ बैठ के तो नहीं रह सकता हूँ, तो बाकी सारे एग्जाम्स को मैं टारगेट करता हूँ। और हम्म। मैंने उस वक्त एसबीआई के बारे में मुझे पता चला, और मैंने अच्छे से रिसर्च भी किया एसबीआई पीओ के बारे में। ये नहीं कि मैं ब्लाइंडली अटेंड किया हम्म। एसबीआई पीओ को, मैंने रिसर्च भी अच्छे से किया। तो मुझे देखने को मिला कि वहाँ पे करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। यहाँ हम्म। तक कि अगर आप देखेंगे तो एसबीआई पीओ से जो लोग एंटर किए थे, वो लोग मतलब उनमें से बहुत लोग या तो आज एसबीआई के चेयरमैन है, या फिर बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन है, या फिर हम्म। वर्ल्ड बैंक के एमडी है। तो अच्छे हम्म। अच्छे पोस्ट में उनका पोस्टिंग होता है, अच्छे से मतलब वो डेवलप हो पाते हैं। तो ओके। इसी वजह से मैंने एसबीआई पीओ को मतलब तो टारगेट किया मेजरली था। इन सभी चीजों ने आपको अट्रैक्ट किया कि मुझे एसबीआई की तरफ जाना चाहिए? जो हाँ, करियर ग्रो डेवलपमेंट ग्रो मुझे। करियर डेवलपमेंट और ग्रोथ ने आपको अट्रैक्ट किया यहाँ पे? हाँ तो जितना मुझे आपके बारे में पता चला कि आपने आईडीबीआई असिस्टेंट एग्जाम को भी क्रैक किया, वहां आपकी फाइनल सिलेक्शन हुई। इसके अलावा आपने इससे पहले एसबीआई अप्रेंटिस में भी आपकी सिलेक्शन हुई है, और हाँ आईबीपीएस का भी सर। आपने इंटरव्यू दिया है। तो क्या उन एग्जाम्स की कुछ गलतियों से भी आपने सीखा जो एसबीआई पीओ में आपकी काफी हेल्प हुई उन एग्जाम्स की मिस्टेक से?
हाँ सर, हेल्प हुआ सर। पहली बात है वो ITBI असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम था जो मैंने दिया था, फिर ITBI एग्जीक्यूटिव का भी एग्जाम था जो मैंने दिया हाँ। था। और इस पे अप्रेंटिस में भी मैंने दिया था। तो मुझे वो सारे एग्जाम्स के गलती से, और बाकी जो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया था वो एग्जाम से गलती से भी पता चला बहुत कुछ। जैसे कुछ कुछ सेक्शंस में मैं अंडर परफॉर्म कर रहा था। वन सेक्शन में मेरा परफॉर्मेंस जब थोड़ा बहुत लो हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि हाँ ये सेक्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर करंट अफेयर सेक्शन, आप जानते हैं आजकल करंट अफेयर बहुत ज्यादा बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। खास करके जो एग्जाम्स IBPS कंडक्ट करवाते हैं वो सारे ओके। एग्जाम्स में अगर आप तो मतलब हम इन स्ट्रेटेजी पे भी आएंगे, आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसी रही, प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेंस की जो प्रिपरेशन है वो कैसी रही, इन सब चीजों पे। बट और भी बहुत सारे सवाल है जो किसी एस्पिरेंट के मन में होंगे जो अभी से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो एक मेजर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रख के ही तैयारी करनी चाहिए, जैसे आपने SBI की, या फिर कुछ कॉमन ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी एक साथ कॉमन प्रिपरेशन हो सकती है इन बैंकिंग सर मैं फील्ड? बताऊं, हाँ सर, बैंकिंग फील्ड में मैंने पहले तो RBI को टारगेट करके मैंने प्रिपरेशन किया था। हाँ। अब मैं बाकी सबको रिकमेंड करूंगा कि मेरे जैसे मिस्टेक नहीं करने के लिए अगर आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम्म। उसके साथ जो जो भी सेक्शंस, मतलब वो एग्जाम्स का प्रिपरेशन के साथ जो जो भी दूसरा एग्जाम्स का सिलेबस या फिर पैटर्न ओवरलैप हो रहा है तो हम्म। वो सारे एग्जाम्स को भी आप अटेम्प्ट कीजिए। हम्म। आपका करियर तो डेवलप हो ही पाएगा, हम्म। उससे आप किसी ना किसी जॉब जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। हम्म। तो ये करने से अच्छा होगा। जैसे RBI ग्रेड बी का फेज 1 के साथ SBI PO का भी ओवरलैप हो गया। हम्म। तो अगर कोई मेजर एग्जाम्स को टारगेट करेगा जो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, तब हम्म। उसके नीचे जो भी बाकी सारे एग्जाम्स रहेंगे उसके, मतलब उसके कोई भी सेक्शन के साथ मैच करते हुए, तो वो हम्म। सारे एग्जाम्स भी मतलब वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए वो सारे एग्जाम। हाँ। तो मतलब यहाँ से हमें यही देखने को मिला कि जहां भी सिलेबस की ओवरलैपिंग हो रही है उन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के हमें प्रिपेयर करना चाहिए, रदर देन कि बहुत बार किस्मत भी साथ नहीं देती है या कहीं पे हम किसी मौके पे चूक जाते हैं एक एग्जाम के अंदर, क्योंकि वही वैकेंसीज फिर हमें दोबारा 1 या 2 साल के अंदर देखने को मिलती है। बट दूसरी अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो सुवेन, इसके बाद में आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं पे पहुंचते हैं उस दौरान आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं से, ठीक है, कोई ना कोई चीज आपको हेल्प करती है, जैसे आपकी फैमिली है या कोई बैकग्राउंड है या कोई रिसोर्स है या आपकी कोई कंसिस्टेंसी है, बिलीफ है, प्रायोरिटीज है। तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की आपको SBI PO बनाने में? सर वैसे तो काफी सारी चीजों ने हेल्प किया है, लेकिन अगर आप 3 चीज का नाम पूछ रहे हैं तो पहला, मेरा जो सराउंडिंग में पीपल था उन्होंने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया, काफी ज्यादा आपका मोटिवेट फ्रेंड किया। सर्कल, आपकी फैमिली? हाँ, फ्रेंड सर्किल, मेरा फैमिली फ्रेंड्स भी। ओके। तो उन्होंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हर एक एग्जाम में फेलियर के बाद। वो मतलब कुछ लोग तो थे जो हताश होते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो बोलते थे कि नहीं, फेलियर तो इसमें लगभग 99% का ही होता है, तो हम्म। चिंता करने की जरूरत नहीं। और दूसरा था मेरा स्कूल टाइम के जो मतलब जो टीचर्स थे, जो गाइड थे, उन्होंने काफी ज्यादा मुझे इस तरीके से तैयार कर लिया था कुछ सेक्शंस को लेकर, जैसे इंग्लिश का सेक्शन और बाकी वन का सेक्शन। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे तैयार कर दिया था कि इस लेवल पे आके मुझे डिफिकल्टी ज्यादा फेस करना नहीं पड़ा। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, मतलब जो जिसका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था, मैं तीसरा वाली कह रहा हूँ लेकिन इसके बिना हो नहीं पाता, वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे एड्यूटैप का। तो वैसे ही ये ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर ही मेरा पूरा प्रिपरेशन रन हुआ था। मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह मैंने लिया नहीं था, ओके। तो मैंने पूरा ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर किया, तो इसके बिना प्रिपरेशन मतलब नामुमकिन था मेरे लिए। ओके। तो एडुटैप उनमें से एक है, ये जान के हमें बहुत खुशी हो रही है कि एडुटैप आप लोगों की मदद कर पा रहा है, बहुत सारे लोगों के सपने को पूरा करने में मदद कर पा रहा है। चलिए, हाँ तो तैयारी के दौरान बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है, कई बार हमें कहीं जगह पे किसी एक एग्जाम के अंदर सफलता नहीं मिलती तो आदमी थोड़ा डिमोटिवेट फील करता है, ठीक है। तो कोई स्ट्रेस बस्टर है आपके पास कि जिससे हमारे जो एस्पिरेंट है वो उस स्ट्रेस को दूर कर पाए, कुछ ऐसा बस्टर आप शेयर करना चाहें? पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई एग्जाम में अगर कोई फेल होता है, तब मैंने भी ये बहुत बार किया था, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं करने के लिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करने के लिए, बस जब रिजल्ट हम लोग चेक कर लिए वेबसाइट में कि मेरा क्लियर नहीं हुआ है,
उसको तुरंत आके जो भी उसको पसंद है, जैसे मुझे म्यूजिक सुनना पसंद था तो मैं म्यूजिक सुनता था पूरा, जितना देर तक मन ठंडा, मतलब मन ठंडा नहीं होता उतना देर तक म्यूजिक सुनने के लिए, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी अगर किसी को पसंद है तो स्टैंड अप कॉमेडी देखने के लिए, या फिर जो भी किसी को पसंद है, किसी को अगर मतलब स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना है, तो वो काम में एंगेज होने के लिए, इससे क्या होगा, दिमाग थोड़ा स्ट्रेस से फ्री फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा। और जो भी रीजन था, रियल रीजन था जो वो फेलियर्स का, जैसे हो सकता है कोई सेक्शन में कमी हो, या फिर कहीं पे चूक हो गया है मेरा, मतलब वो एग्जाम का पेपर अटेंड करते हुए, तो वो रियल रीजन सामने आ जाएगा और आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे कंक्लूड करूं, हम लोग भी इन सब चीजों को बार बार फेस करते हैं, देखते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि जब भी आप किसी चीज में आपको सफलता नहीं मिलती तो आपको हमेशा ये ऑब्जर्व करिए कि क्या आपने उस लायक मेहनत की थी या नहीं की, कि आपको जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट थी वहां पे अगर आप उसमें चूक गए हैं, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाई, तो फिर रिजल्ट से दुखी मत होइए, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस में मत लेकर के आइए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और दोबारा किसी दूसरे टास्क के लिए आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए। आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ। हाँ सर, एकदम सही कह रहे हैं सर। मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा हाँ जी। कि फेलियर्स तो आगे भी आएंगे जिंदगी में, ये नहीं कि आज मैं हाँ एसबीआई पीओ क्वालिफाई किया तो आगे फेल नहीं करूंगा कभी भी, तो आगे भी फेलियर्स आएंगे और फेलियर के लिए हम लोग को रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम में फेलियर होगा, ओके। ये अवॉइडेबल नहीं है। हाँ जरूर। चलिए अब कुछ चीजें हम लोग एग्जाम से रिलेटेड भी जो नॉर्मली एस्पिरेंट्स के मन में रहते हैं उन चीजों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ मच ओवरऑल टाइम यू थिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन। सर अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, असल में अगर ये एकेडमिक एग्जाम होता जैसे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तब मैं बता देता कि चलो 8 घंटे पढ़ लो या फिर 9 घंटे पढ़ लो, हो जाए। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसलिए मैं कहूंगा कि जितना टाइम तक आप खुद पढ़ सकते हैं उतना टाइम तक आप पढ़िए और एफिशिएंसी मेंटेन कीजिए। कुछ लोग हैं कि वो लोग 6 घंटे में बहुत अच्छे एफिशिएंसी के साथ पढ़ लेते हैं और उनका मतलब निकल जाता है, और कुछ लोग हैं कि जो 12 घंटे 13 घंटे भी पढ़ के उनको भी डिफिकल्टी आता है एग्जाम पे, क्योंकि उनका एफिशिएंसी नहीं होता है। इसलिए यानी जितना यहाँ पे टाइम मायने नहीं रखता, आपकी आउटपुट मायने रखती है कि आपने 2 घंटे दिए तो उस 2 घंटे में आउटपुट कितनी है। हाँ आउटपुट क्या था, वही बात है, तो वही मैटर करता है। ओके चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा मैं प्रीलिम्स मेंस और जो आपके इंटरव्यू के दौरान आपके जो भी मार्क्स रहे वो शेयर करूंगा बच्चों के साथ, और आपका जो भी आपने जिस तरीके से प्रिपेयर किया वो पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आता है जब भी वो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने मैथ कभी पढ़ा ही नहीं। तो क्या नॉन मैथ हाँ बैकग्राउंड बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी इतनी आसान रहती है, या बिना मैथ बैकग्राउंड के भी बच्चे बड़े आराम से इसको कर लेते हैं? सर एक्चुअली ये स्टोरी मेरा भी है, क्योंकि मैं भी स्कूल लेवल में मैथ्स में एकदम अच्छा नहीं था। क्लास 8 तक जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो मैथ्स में हार्डली पास मार्क्स क्वालिफाई कर पाता था। क्लास 9 10 11 12 में मैंने एवरेज मार्क्स स्कोर किया है, कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं भी नहीं। और ग्रेजुएशन में मेरा मैथ्स एज अ सब्जेक्ट था ही नहीं, ओके। तो मेरा भी मैथ्स था नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक्चुअली रियल मैथ्स नहीं है जो हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते हैं, ओके। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो इसका टेक्निक्स भी अगर आप देखेंगे तो जब हम लोग सॉल्व, मतलब जब लेसन हम लोग पढ़ते हैं तब टेक्निक्स भी अलग होता है, और ये जनरली हम लोग का मतलब माइंड का क्विकनेस को चेक करता है कि कितना क्विकली हम लोग माइंड में कोई भी चीज को आंसर प्रोसेस कर कर पाते पाते हैं। हैं। हाँ, तो जनरली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं हो पाएगा। इतना कुछ हम लोग जिंदगी में किए तो ये भी कर लेंगे, कोई ओके डिफिकल्टी ओके। नहीं है। हाँ ओके। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जितना मुझे पता है आपके बारे में कि आपका जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो 72 था आउट ऑफ 100, हाँ और जो कट ऑफ थी 21 में वो 63 थी। ठीक है, तो हाँ व्हाट वाज द सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन? सर, प्रीलिम के लिए तो मैंने असल में कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन मैंने किया नहीं था कि प्रीलिम के लिए अलग मेंस के लिए अलग। जो सेक्शन है उनको मैंने एक ही साथ मैंने प्रिपरेशन किया था। तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो सब्जेक्ट 3 है, क्वांट, रीजनिंग रीजनिंग और और इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, तो क्वांट के लिए मैंने फाउंडेशन जो है वो एडुटैप से ही पूरा कवर किया था, ओके। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स में वो इंक्लूडेड था। तो हम्म। मैंने वहीं से वो कवर अप किया था, और उस वीडियो का मैंने 4 से 5 बार शायद रिवीजन किया। मतलब बार बार और आपने रिवाइज किया चीजों को?
हाँ 4 से 5 बार रिवीजन मैंने किया था ताकि अच्छे से वो मतलब दिमाग में बैठ जाए। और जब वो वीडियो चलता था हम्म। तब मैंने वीडियो चलते दौरान मैंने काफी सारा मतलब एक नोटबुक मेंटेन करके वहाँ पे काफी सारा मैंने जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट या फिर हम्म। इम्पोर्टेंट कहीं पे फॉर्मूला या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं हम्म। नोट करता था और रोज सुबह उसको रिवाइज करता था। ओके। तो यही मेरा फाउंडेशन का प्रिपरेशन एडिट से ही हुआ था और हम्म। बाकी आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले आगे क्वांट का भी हो रीजनिंग का भी मेरा फाउंडेशन का प्रिपरेशन एडिट से ही था तो मैं दोनों का एक साथ कवर करता हूँ। अब ओके। बाकी फाउंडेशन कवर करने के बाद कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व करते रहिए ओके। और मॉक लगाइए। हम्म। तो मेनली आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उस सोर्सेज से आप बार बार चीजों को रिवाइज करिए। आपको क्रिस्प नोट्स बनाने चाहिए और डेली रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप एसबीआई या अदर बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन यहाँ पे एक बड़ा पार्ट है जो आपकी बहुत हेल्प करने जा रहा है। ठीक है, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पे आपने फोकस किया, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में से? सर एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जहाँ पे मैंने फोकस किया था वो था क्वांट क्योंकि एसबीआई जनरली क्वांट में सबसे ज्यादा अटैक करता है। ओके। जैसे हम लोग जानते हैं वो लोग क्वांट में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और इस साल वैसा हुआ भी था। हम्म। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वो लोग इंक्रीज कर दिया था और लेंदी कर दिया था क्वेश्चन को ओके। तो मैंने वहां पे क्या प्रीलिम्स में भी ऐसा ही था कि क्वेश्चन लेंदी हाँ थे और डिफिकल्ट थे? मतलब लिटरली अगर आप प्रैक्टिस किए तो आपको उतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं लेकिन ये है बात है कि लेंदी और कैलकुलेशन वो लोग इंक्रीज कर दिया था क्वेश्चंस का ओके। लेकिन ओके। प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ हाँ, पे देख रहा हूँ कि आपने अभी तक रीजनिंग को हाईलाइट नहीं किया है कहीं भी। इंग्लिश के बारे में आपने कहा कि स्कूलिंग से ही मेरी इंग्लिश अच्छी थी और क्वांट पे जो एसबीआई है वो ज्यादा अटैक करता है, बट कहीं आपने रीजनिंग का जिक्र नहीं किया। तो रीजनिंग क्या आपकी स्टार्टिंग से ही अच्छी थी या आपने जो आपने कहा कि हमने आपने हमारे फाउंडेशन बैच से काफी आपको हेल्प मिली, तो रीजनिंग में भी आपने वहीं से ही चीजें कवर की और उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस की, तो ये इनफ था? सर एक्चुअली क्वांट के विपरीत जो रीजनिंग सेक्शन था उसमें मुझे ज्यादा असल में काम करना नहीं पड़ा था क्योंकि ओके। वो मैं फाउंडेशन जो कवर अप किया था वो हम्म। बहुत इजीली मुझे उतना रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं था। मैं सिर्फ वीडियोस को 2 बार रिवाइज किया था हम्म। फाउंडेशन कवर करके हम्म। और फिर मैंने जहां से भी क्वेश्चन मिला मैंने प्रैक्टिस किया और मॉक्स लगाना शुरू किया। तो रीजनिंग मेरा ऐसे ही कवर अप हो गया था मुझे उसमें कोई ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं था। लेकिन अगर किसी को होता है तब हम बोलेंगे कि वो लोग सेक्शनल मॉक्स जो है उसको रेफर कर सकते हैं। उसको रेफर कर सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट जो स्कोरिंग एरिया है वो प्रीलिम्स के अंदर कौन सा है क्यूआरई में से? मोस्ट स्कोरिंग इंग्लिश है ऑफ कोर्स। तो तो ये डिपेंड जैसे मैं करता है कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका स्कूल लेवल से ही इंग्लिश अच्छा था, तो मतलब आपका आपके लिए इंग्लिश स्कोरिंग है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अगर क्वांट अच्छा है तो उनके लिए क्वांट स्कोरिंग है, और रीजनिंग तो हम नॉर्मली ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलरली मेरा अगर ये एरिया अच्छा है तो आपका भी यही एरिया अच्छा होगा। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है सब पे। हाँ एकदम। ओके। तो कोई एडिशनल बुक्स आप बताना चाहेंगे कि जहां से बच्चे प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकें या मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकें, कोई ऐसा सोर्स? एक्चुअली मैंने बुक्स तो काफी सारे खरीद कर रखा था ग्रेजुएशन के टाइम पे हम्म। लेकिन वो कुछ खास काम पे नहीं आया। एक क्वांटम कैट है वो सर्विस के वर्मा जी का है शायद तो हम्म। वो खरीद के लोग रख सकते हैं। वो मतलब उसमें जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप करते हैं। हम्म। लेकिन हम बताएंगे कि वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस मुझे एडुटैप का कोर्स पे भी मिल गया था इसलिए हम्म। मुझे वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। दूसरा, स्पीड भी मायने रखती है क्योंकि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग भी होती है प्रीलिम्स के अंदर। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की, फास्ट कैलकुलेशन की आपको भी जरूरत पड़ी होगी। हाँ और इसके वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये स्कूल लेवल का नहीं है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। इसमें शॉर्ट हम्म। ट्रिक्स और बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर जो ट्रिक्स होते हैं वही कोई मतलब मगिंग अप ट्रिक्स नहीं है। और जो मतलब सही तरीका है सॉल्व करने का वो पता होने का बहुत ज्यादा जरूरत ओके। है। तो चलिए, अ, हाँ हाँ, बोल रहे थे आप कुछ? हाँ नहीं हम वही बोल रहे थे कि वो पता होने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने तो शॉर्ट ट्रिक्स और जो फास्ट कैलकुलेशन है, आपकी स्पीड जो है वो बहुत मायने रखती है अगर आपको प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है। में। हाँ, लेकिन ट्रिक मतलब
मतलब बहुत जन क्या करते हैं, मगिंग अप करके ट्रिक्स को वो लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन वैसे अप्लाई करने से नहीं हो पाएगा। ओके, हम लोग को समझ के फिर कैसे वो फिर चीज अप्लाई, काम कर रहा है हाँ, मतलब कंसेप्ट कंसेप्ट समझ के प्लस सोट्रिक्स दोनों का मिक्सर आपके पास होना जरूरी है। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप सोट्रिक्स का यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ ओके सुवेन, अब हम मेंस पे आते हैं। ठीक है, मेंस के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में एक, जैसे जितने भी मैंने और भी बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की, तो उन लोगों के मन में एक ख्याल जरूर आता है, या वो डिस्कस करते हैं चीजें, कि बहुत सारी चीजें एसबीआई के एग्जाम में हमें ऐसी देखने को मिलती है जो फर्स्ट टाइम ही हम देख रहे होते हैं। उससे पहले हमने उन चीजों के बारे में सुना नहीं था। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट या पजल का कोई क्वेश्चन है, या डीआई कुछ इस टाइप का पूछ लिया, कि इससे पहले हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया था, या हमने उनके बारे में देखा ही नहीं था। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एकदम सच है सर। और ये एक मतलब मेरा चिंता का विषय था जब मैं मेन एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन कर रहा था, कि इस हम्म, साल क्या नया आ जाएगा, इस साल क्या नया देखने को मिलेगा, और वो मतलब कैसे मेरे मतलब मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा उस चीज को। तो हम्म, ये मेरे मन में बहुत बड़ा डर था। तो मैंने क्या किया, मैंने पिछले ईयर्स का देखा क्वेश्चंस कि पिछले ईयर तक क्या क्या नया आया था। तो हम्म, वहां पे मुझे देखने को मिला था कि जो भी नया क्वेश्चन आते हैं, हर बार ये नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, कुछ कुछ बार वो इजी भी होता है। हम्म, तो बस हमें अगर कोई अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेगा तो नया क्वेश्चंस भी उसको मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगा सॉल्व करने में, ओके, वो भी उसको समझ में आ जाएगा। हम्म। अगर मैं आपका स्कोर देखूं मेंस में, तो आपका स्कोर था 111.48। सॉरी, 111.42। 42, 111.42। तो हाँ अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ कितनी थी, आप कुछ आइडिया दे पाएंगे इसका? हाँ, कट ऑफ था 94.85 तो मेंस का। 94.85 आपका कट ऑफ था, और आपका स्कोर था 111.42। ठीक है, हाँ तो आपको यहाँ पे कौन सा जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग लगा? आमतौर पे आपको रीजनिंग के 45 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको 60 मिनट में सोल्व करने होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। और एज कंपेयर टू क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं, और उनके लिए आपको हाँ, 45 मिनट है। तो आपका इनमें से ज्यादा हेल्प, यानी ज्यादा अच्छा स्कोर आपने क्वांट में किया कि रीजनिंग में? एक्चुअली मुझे प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि एसबीआई सेक्शन वाइज स्कोर डिस्क्लोज करता नहीं है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि मेरा रीजनिंग में शायद स्कोर ज्यादा हुआ था। और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन मतलब अंडर मतलब बहुत वियर्ड है, लेकिन रीजनिंग और क्वांटी था सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन। हम्म। इंग्लिश ईयर इस ईयर थोड़ा डिफिकल्ट आया था। क्या जैसी चीजें वो न्यू चीजें, कुछ चीजें क्वांट में इंट्रोड्यूस करता है, ऐसी कुछ चीजें हमें रीजनिंग में भी देखने को मिलती है, कि पजल का कोई लेवल चेंज कर दिया, या एक ऐसे टाइप की पजल पूछ ली जो हमने कभी देखी नहीं थी पहले, सुनी नहीं थी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी, या कोई सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो, या श्लोक्स के अंदर कुछ उसने ऐसा कोई वर्ड यूज कर दिया, कोई ऐसी टर्म यूज कर दी जो हमने पहले नहीं सुनी थी? हाँ, हर एक सेक्शन में वो लोग कोई ना कोई नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं हर एक साल। इस साल भी शायद इनपुट आउटपुट में वो लोग नया क्वेश्चन एक ले आया था, कि हम्म, इनपुट आउटपुट वो लोग पूरी तरीके से हर एक स्टेप वाइज वो लोग सॉल्व करके दिखा दिया था। पर हम्म, बीच में कुछ गलत ऑपरेशंस भी था, हम लोग हम्म, को वो गलत ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करना था। कहीं पे हम्म, ब्लैंक था, वो ब्लैंक को आइडेंटिफाई करना था। हम्म, तो इस तरीके से हर एक सेक्शन में वो लोग कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन, हम जिस इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन का बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन इतना इजी था कि आप 5 क्वेश्चन 2 मिनट से कम टाइम पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही नया क्वेश्चन को हमें अवॉइड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नहीं, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। एग्जाम में क्या, नहीं, एट द टाइम ऑफ एग्जाम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, किस सीक्वेंस में हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी बहुत मायने रखता है। कई बार हम अननेसेसरी जो क्वेश्चन हम नहीं सोल्व कर पाते उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। हाँ हाँ सर, ये चीज़ों से बचना चाहिए। और मेरा असल में क्या है, इसी रीजन से कि मेरा क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैं बहुत अच्छे से कर पाता था। तो इसी रीजन से मेरा पीओ लेवल का क्वेश्चन तो मतलब पीओ लेवल का एग्जाम तो निकलता था, लेकिन क्लर्क लेवल का नहीं निकलता था, क्योंकि क्लर्क लेवल में सिलेक्शन उतना बड़ा मायने नहीं है। आपको क्लर्क हम्म, लेवल में एक्यूरेसी और अटेम्प्ट को आपको ध्यान में रखना, हम्म, और पीओ लेवल में आपको मतलब सिलेक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्वेश्चन का सिलेक्शन। क्योंकि बहुत जन है कि जो लोग एक क्वेश्चन में स्टक अप मतलब लग के रह गया, तो उसमें उन लोग का 15 मिनट 20 मिनट निकल गया। हम्म। तो वो बहुत खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
हाउ वन गेट्स एक्मेंटलाइज टू सिटिंग सच लॉन्ग आवर्स, क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम है वो 3 घंटे का है, उसके बाद फिर आपका 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, तो इससे कैसे डील करें? हाँ, क्या ये ये हम पहले से बताएंगे। आपको आदत होनी चाहिए, घर पे आप इतनी प्रैक्टिस करें कि वहां पे आपको ऐसा फील ना हो? हाँ, एक्चुअली सर एग्जैक्टली यही आदत होना चाहिए। आप जब भी कोई भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब हम्म वो मॉक के लिए आप मतलब बहुत जने की मॉक को ब्रेक करके अटेम्प्ट करते हैं कि पहला 1 घंटा मैं अटेम्प्ट कर लिया, फिर ब्रेक लेके या फिर कुछ देर बाद में दूसरा दूसरा 1 घंटे का अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जब भी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तब उसको वन गो में आप अटेम्प्ट कीजिए। तब हम्म स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हुआ था, मुझे भी लग रहा था कि नहीं इतना देर तक बैठे दिमाग काम नहीं कर रहा है एक टाइम पे आके। लेकिन आप कुछ करके मैनेज कीजिए, आपको आप अपने आप को काम करके वहां पे मॉक को अटेम्प्ट कर लीजिए, धीरे धीरे आपको ये आदत हो जाएगा और मेन एग्जाम में आपको उतना डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगा ओके, और टाइम ऐसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। चलिए, दूसरा, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि वेटेज ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल क्या रहता है इन मेंस एग्जाम? वेटेज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल एक बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट एरिया को कवर करता है। आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को छोड़ के मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इनके लेकिन इनको इनको आपको जरूर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को होता है कि अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल छोड़ दूं तो क्या बाकी चीजों से मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा? बाकी चीजों से आप क्वालिफाई करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे बाकी चीजें भी कहीं टाइम पे इतना डिफिकल्ट हो जाता है हम्म कि आप वहां पे अटक के रह सकते हैं, मतलब आपका पूरा टाइम निकल जा सकता है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल उस जगह में काफी बार इजी आ जाता है, जैसे इस बार भी आया था एक इजी पजल आ गया। हम्म तो वैसे ही सिटिंग अरेंजमेंट और पजल कहीं बार इजी आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि सारे एस्पिरेंट्स को ये जब इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब एसबीआई इतना बड़ा एम्फेसाइज कर रहा है इस चीज में, तो हम लोग को भी एम्फेसाइज करना चाहिए करना चाहिए। कुछ हद तक। हम्म। तो वेटेज ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन क्या रहता है? 3-4 डीआई देखने को मिलते हैं या इससे भी ज्यादा डीआई जो आपको देखने को मिलेंगे? एक्चुअली पूरा जो सेक्शन है मेंस में उसका नाम ही है डेटा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन। तो क्या उसमें डाटा सफिशिएंसी और जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते? नहीं, उनसे भी पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन जनरली थोड़ा हाई लेवल का होता है। ये नहीं हम्म कि प्री लेवल जैसा थोड़ा आसान होगा, हाई लेवल का होता है, टाइम टेकिंग होता है वो क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस भी रहते हैं वहाँ। ओके। तो दूसरा, चलिए, तो मैं अगर यहाँ पे कंक्लूड करूं तो आपको मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, क्वांट और रीजनिंग के अंदर आप सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और डाटा इंटरप्रिटेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इनके बिना आपकी सिलेक्शन जो है वो उसके चांसेस कम है रिस्की ऐसे, है, रिस्की है। रिस्की है उसके लिए। चलिए, हाँ, तो हाउ मच टाइम शैल बी गिवन टू रिवीजन फॉर प्री एंड सर मेंस बोथ? हाँ, सर रिवीजन असल में हम बोलेंगे कि इग्नोर करना मतलब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है इस जर्नी में। तो रिवीजन सबको करना करना होगा ही रिवीजन। और मैं हर रोज सुबह 2 से 3 घंटा में निकालता था, कभी कभी 4 घंटा भी होता था। हम्म वो रिवीजन को मैं डेडिकेट करता था हर रोज सुबह। हर रोज उस टाइम सुबह। पे मैं मेंस एग्जाम तक टेबल्स, स्क्वायर्स, जो क्यूब्स है वो, हम्म और जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज है हम्म उसको भी रिवाइज करता था। हम्म जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है कुछ कुछ चैप्टर्स के अरिथमेटिक का, हम्म उसको भी मैं रिवाइज करता था। इंग्लिश का जैसे मैंने बताया था कि मैं नोट्स मेंटेन करता था इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का, हम्म और इम्पोर्टेंट जो भी इडियम्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उसका मैं नोट्स मेंटेन करता था, तो उसका भी मैं रिवीजन करता था। हम्म रीजनिंग का भी मैं रिवीजन करता था। कुछ हम्म क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करता था उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके। तो रिवीजन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट बता सकते हैं कि कितने ज्यादा मॉक जो है वो बच्चे को देने चाहिए? प्रीलिम से पहले कितने मॉक देने चाहिए? मेन से पहले कितने मॉक देने चाहिए? एक्चुअली मैं ये एम्फेसाइज करूंगा कि मॉक देने से ज्यादा जरूरत है मॉक का एनालिसिस। तो हम्म अगर आप 2 मॉक भी दे रहे हैं तब भी उसको अच्छे से आप अच्छे एनालिसिस से कीजिए आपका। एनालिसिस जरूरी है ताकि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चले और आप उसे इम्प्रूव कर पाए। हाँ एग्जैक्टली वही है। तो आप अगर कोई मॉक दे रहे हैं तो उसको उसमें आपका कौन सा वीक एरियाज है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, और वो एरियाज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो एरियाज को आप अच्छे से मतलब घिस लीजिए और स्मूथ कर लीजिए वो को। तो बट मॉक का एनालिसिस। बट बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि अगर कम स्कोर आया तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप कि हाँ अगर सर, मैं मैं मॉक कहना चाहूंगा। दूंगा तो उसमें डिमोटिवेट हो जाऊंगा, कम स्कोर आ जाएगा तो? हाँ सर, मैं इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा
कि मैं अपना स्कोर एक शेयर कर रहा हूँ। जो फाइनल मैंने मॉक टेस्ट दिया था SBI PO का मेंस एग्जाम से पहले, उसका मैं स्कोर शेयर कर रहा हूँ। उसमें शायद मुझे रीजनिंग में 6 आया था। ओके, आउट ऑफ क्वांट में 35? नहीं, आउट ऑफ 60। आउट ऑफ 60 मेंस में? हाँ, मेंस जी। में सोचिए। और क्वांट में मुझे शायद 9 आया था, और इंग्लिश में मुझे 30 आया था, और जीए सेक्शन में मुझे कोई 25 के आसपास आया था। तो ऐसा घटिया स्कोर आया था, और उस वक्त मेरे दिमाग में यही था कि क्या मुझे मेंस एग्जाम के लिए बैठना भी चाहिए या नहीं। ओके, तो तो फिर मेरे दिमाग में यही बात था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। और मॉक का लेवल जनरली मैं बोलूँगा कि हायर होता है रियल एग्जाम से। ओके। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और मुझे पता चल गया कहाँ पे। ओ, बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे एक डाउट ये भी चल रहा होता है कि क्या उनको मेंस की तैयारी प्री के साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स हैं। तो करंट अफेयर के लिए आपने कौन से सोर्सेज को फॉलो किया, और क्या करंट अफेयर आपने प्री के साथ ही पढ़ना शुरू कर दिया था, या प्री क्लियर होने के बाद आपने करंट अफेयर स्टार्ट किया? सर अभी करंट अफेयर असल में ऐसा सेक्शन है अभी, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब हम लोग एक मतलब समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में जैसे पैटर्न, रिसेंट कुछ एग्जाम्स में जैसे पैटर्न आ रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत डीप पूछा जा रहा है। कहीं पे कोई अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, जैसे नीरज चोपड़ा जी का वो डेवलिन का कोई डायमेंशन कितना है, वैसा क्वेश्चन। तो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जा रहे बहुत हैं। सारे लेकिन अनप्रडिक्टेबिलिटी। हाँ, लेकिन करंट अफेयर को हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर को हम बोलेंगे जहां तक कोई भी कवर कर सकता है वहां तक वो कवर करे, जहां तक पॉसिबल है कवर करना वहां तक कवर करे, और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करे, ज्यादा चीजें कवर करने की जगह। अगर ज्यादा चीजें आप कवर भी करके जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो सही नहीं होगा। तो एग्जाम से और कितने महीने पहले तक का करंट अफेयर एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर SBI PO? एग्जाम्स, अगर सपोज एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट हो रहे, तो हम बोलेंगे नवंबर से पीछे काउंट करते हुए 6 महीने का करंट अफेयर 6 महीने, कवर कर लेना चाहिए। 6 से 7 हाँ, महीने आइडियली हाँ। उनको कवर करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये करंट अफेयर जो कवरेज है, जो हम्म मतलब करंट अफेयर हो चुका है, जो कवर आप ऑलरेडी किए, उसका हम्म अच्छा रिवीजन प्री एग्जाम के पहले तक कर लेना आपको होगा, क्योंकि SBI प्री और मेंस के बीच में ज्यादा टाइम नहीं देता। ओके, तो मतलब करंट अफेयर की प्रिपरेशन भी हमें जब भी हम एग्जाम प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तभी से कर लेनी चाहिए, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। हाँ, चलिए, यही बात। इसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। आपका 3 घंटे का मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो आई थिंक 30 मिनट का आपका एग्जाम होता है और 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक एस्से और एक लेटर आपको लिखना होता है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या पहले से ही कुछ टॉपिक्स जो है वो एस्से के प्रिपेयर करने चाहिए, या कुछ ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जिनमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती? ने आजकल जैसे बैंक प्राइवेटाइजेशन में इस ईयर में क्वेश्चन आया था ऐसे में, तो वैसे आजकल क्वेश्चंस वो लोग काफी सारे एरिया से वो लोग कवर अप कर रहे हैं। तो आपको अपने आसपास में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको भी ध्यान पे रखना होगा। और जो आप जो कहे कि प्रैक्टिस का जरूरत है, तो प्रैक्टिस भी बहुत पहले से आपको टाइपिंग भी मतलब। बहुत सारे बच्चों के लिए, बिकॉज एक बड़ा इश्यू हो सकता है कि 30 मिनट के अंदर टाइप करके आपको लिखना है, ऑनलाइन मोड पे है ये आपका पेपर। तो क्या आपने पहले से टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी, कुछ प्रैक्टिस की थी? हाँ, मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने टाइपिंग का जो भी ऑनलाइन में आप देखेंगे बहुत सारे फ्री वेबसाइट है जो टाइपिंग का स्पीड आपको मतलब बढ़ा देता है, आपका टाइपिंग का स्पीड इंक्रीज करने में आपको सहायता करते हैं। तो वो वेबसाइट्स को मैंने रेफर किया था, और टाइप मास्टर बोल के भी एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर से भी आप टाइपिंग का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओके। मैंने पहले ये टाइपिंग का स्पीड को मैंने इम्प्रूव कर लिया था, इस एरिया में मैंने कवर किया था। फिर जैसे जैसे प्रीलिम एग्जाम पास आने लगा, तब मैं जो भी करंट हैपनिंग्स है उसके ऊपर मैंने टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक्स मैंने निकाला, और उसके ऊपर मैंने कुछ भी ऐसे या फिर कुछ भी पैराग्राफ है वो मैंने लिख डाला टाइपिंग करके। तो मुझे पता चलता था कि मेरा स्पीड कितना है। कई बार 30 मिनट्स मेरा खत्म नहीं होता था, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे सर, मतलब वो टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है, आपको पता भी पता नहीं ही नहीं चलता है हमें। चलेगा। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन खुलेगा, आपको चूज करने का भी टाइमिंग नहीं है, तुरंत आपको देख के एक टॉपिक उठाना है और तुरंत टाइप करना आपको शुरू करना है, क्योंकि टाइपिंग करते करते यहाँ पे आपको सोचना भी है।
पहले माइंड में इसमें आपको टाइम एक प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको किस पे लिखना है, ठीक है, वो टॉपिक सेलेक्ट करना है और फिर आपको टाइप करना है। हाँ, और उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा टाइम चॉइस के नहीं लिए। मिलेगा ज्यादा। चलिए, तो सुबेन हम आगे बढ़ते हैं फेज 2 के बाद इंटरव्यू पे अभी आते हैं हम। इंटरव्यू में आपका 50 में से 46 स्कोर है, हाँ, तो कौन से तो एरिया से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान, या किस एरिया पे बच्चे को ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एचआर और करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन थे, जैसे बजट या इकोनॉमी सर्वे जैसे से पूछता है, या एट द टाइम ऑफ एक इंटरव्यू बायोडाटा फिल किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे, जिसको बाइबल भी कहा जाता है, वो है बायोडेटा फॉर्म। ओके, बायोडेटा फॉर्म से तो क्वेश्चन आने को है ही, वहां से मतलब मतलब वहां से जो कुछ भी ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन आप पूछेगा। फिल करेंगे उसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, नहीं ज्यादा हो या ना हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपको वहां से पूछा जाएगा ही। अब कुछ इसके क्वेश्चन। अलावा हाँ, मेजरली 3 एरियाज है। एक है बायोडेटा फॉर्म जो आप फिल करते हैं, हम्म दूसरा है करंट अफेयर्स, हम्म जो रिसेंट हैपनिंग्स है वो करंट अफेयर्स, तीसरा हम्म है कुछ हद तक बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, वहां से भी बैंकिंग क्वेश्चन अवेयरनेस, पूछे। हाँ। हाँ, लेकिन आजकल एसबीआई मतलब कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछते हैं जो जो ट्रेंडिंग है। कुछ कुछ ट्रेंडिंग इश्यूज है या फिर ट्रेंडिंग कोई भी नया कुछ भी आ रहा है, नया कोई भी सिस्टम आ रहा है, उसके ऊपर भी एसबीआई क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमें डायरेक्टली न्यूज़पेपर से हो सकते मतलब ज्यादा ना मिले। जैसे हम्म मुझे डेटा एनालिटिक्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेटा एनालिटिक्स के फील्ड से, जहाँ से मुझे मेरा डेटा एनालिटिक्स में कुछ लेना देना है ही नहीं बैकग्राउंड से, हम्म तभी मुझे पूछा गया। तो कुछ तो क्वेश्चन एचआर से रिलेटेड भी रहते हैं? हाँ, एचआर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, खास करके वो कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों का ज्यादा जॉब बैकग्राउंड नहीं है, या फिर जो लोग ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लोग ज्यादा किया नहीं है, मतलब मास्टर या पीएचडी किया नहीं, हम्म तो उन लोगों को ज्यादा एचआर से पूछा जाएगा। आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, यहाँ तक कि वाई शुड बी टेक यू, आपको ओके। लेना चाहिए या नहीं। हम्म हाँ, तो और फिर इंटरव्यू के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? कोई सोर्स इंटरव्यू के लिए आपने जो फॉलो किया हो? से एक्चुअली इंटरव्यू के लिए मैंने कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह मैंने लिया नहीं है। हम्म मैं बस टॉपर्स का मैंने वीडियो देखा था, वो लोग अपने इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, हम्म उस बेसिस में मैंने दिमाग में एक मतलब मॉडल बनाया था, दिमाग में एक आइडिया मैंने बनाया था कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा रहता हम्म है। और फिर मैंने कुछ जो मॉक इंटरव्यूज का वीडियोज है, कहीं किसी भी चीज़ का वीडियो, यूपीएससी का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो मैंने रेफर किया था। क्योंकि ओके। जनरली कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमन होता है ना, एचआर क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी जो है, यहाँ पे भी कोई एचआर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम्म तो वो मैंने वीडियोस रेफर रेफर किया था। हम्म और जो 3 एरियाज मैंने बताया, हम्म करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और और बायोडेटा फॉर्म, हम्म इनको मैंने अच्छे से कवर अप किया था, करंट हम्म अफेयर्स को भी और हम्म बैंकिंग अवेयरनेस को भी, बायोडेटा हम्म। फॉर्म को तभी आपका स्कोर 46 था। तो कुछ फॉर्मल सी चीजें भी रहती है, कुछ बेसिक भी। जैसे कि ड्रेसिंग सेंस है या आपका बैठने का तरीका है, क्या ये सब चीजें भी अहमियत रखती है इंटरव्यू के अंदर? काफी हद तक सर। और ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरीके से बात करते हैं, हम्म मतलब लिटरली आप वो रूम के, अब जब इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे, उस टाइम से लेकर आप रूम का जब डोर क्लोज कर रहे हैं तब तक, यहाँ तक तब कि तक डोर कैसे क्लोज करे उस चीज को ये भी भी कवर ध्यान अप किया रखा जाता जाता है। है। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक और चीज से बताना चाहूंगा हम्म कि यहाँ पे मेरा, आप अगर देखेंगे तो मेरा स्कोर 46 था, हम्म 50 नहीं था। तो 50 नहीं 4 था? मार्क्स का मतलब कमी था। अब ये कमी किस वजह से था वो भी मुझे पता चला है। क्या? असल में वहाँ हाँ, असल में वहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि हम्म जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, हम्म तो फिर भी मतलब मेरा अकाउंट्स में है, तो वो लोग मैनेजमेंट के एरिया से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, हम्म और वो थोड़ा डीप था, तो फिर भी मैंने आंसर करने का रिस्क लिया था। हम्म पर वो आंसर मतलब अनफॉर्चुनेटली सही नहीं निकला था, तो हम्म। इसी वजह से, वो हाँ 4 इसी मार्क्स वजह आपके से बहुत डिडक्ट हो less गए। हो गया। Okay. तो नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन रहता है इंटरव्यू का वो कितना रहता है? ये इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। असल में इंटरव्यूअर हर एक कैंडिडेट्स को एनालिसिस करने में, इवेलुएट करने में अलग हम्म अलग टाइम लगाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को हो सकता है वो लोग 5 मिनट में समझ ले कि हाँ इसको लेना चाहिए या फिर इसको नहीं लेना हम्म चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स को हो सकता है हाफ एन आवर लग जाए। तो हम्म मेरा वहाँ पे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं था। हालांकि 7 मिनट तो मिनिमम वो लोग ले रहा था हर एक कैंडिडेट से। ओके। 7 मिनट तक इंटरव्यू मिनिमम चल रहा था। तो इज द इंटरव्यू पैनल कॉर्डियल?
हाँ, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटर था। मुझे यही डर था कि इंटरव्यू पैनल कैसा होगा, अगर इंटरव्यू पैनल कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। और ये मेरा इनफैक्ट दूसरा इंटरव्यू था, पहले मैंने आईडीबीआई के असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू दिया था, तो ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो मुझे ये डर था कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाए, और एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, ये सोच के भी डर लग रहा था कि ये लोग बहुत कुछ पूछते, लेकिन वहाँ पे सीजीएम मैम थे, हम लोग का चेयरमैन, तो वो बहुत ज्यादा मतलब हंस के स्माइल करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बहुत कॉर्डियल थे, कुछ घबराने का जरूरत नहीं वहाँ पे। चलिए एट द एंड में आपका फाइनल जो स्कोर है वो भी शेयर कर देता हूं। तो आपने 56.42 मार्क्स लिया है आउट ऑफ 100 एट द इन द फॉर फाइनल सिलेक्शन। 56.42 आउट ऑफ 100। 56.43। 56.43 तो पॉइंट हाँ, 01 हाँ, टाइप के कुछ गड़बड़ में कर दे रहा हूँ आपका स्कोर बताने में। नहीं नहीं ठीक है, कोई। तो ये जो मेंस प्री जो एग्जाम है हमारा वो क्वालिफाइंग होता है, तो मेंस और इंटरव्यू का कुछ वेटेज रहता है। तो मेंस और इंटरव्यू का कितने परसेंट वेटेज रहता है फाइनल सिलेक्शन के लिए? सर एसबीआई पीओ में मेंस का 75% वेटेज रहता है और ओके इंटरव्यू का 25% वेटेज रहता है। ओके, तो फिर उसको 100 में कन्वर्ट करके आपका जो स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, आउट ऑफ 100 उसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा सुवेन, आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस की जो एक एस्पिरेंट के लिए मिसाल बनेगी। और निश्चित रूप से आपने इतनी छोटी सी उम्र में, और मात्र 23 के भी नहीं हुए आप, और आप एक एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो भी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए? जी सर, एट द एंड में यही बताना चाहूंगा कि हर एक एस्पिरेंट को मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट हार्ड वर्क, डेडिकेशन और बाकी जो भी पेशेंस, परसिवियरेंस है, वो सारा क्वालिटीज जो नेसेसरी है वो पोजेस ऑलरेडी करते हैं। क्योंकि आप अगर इस गेम में एंटर करेंगे तो वो तो आपको आपके अंदर होना ही होगा। होना ही होना चाहिए क्योंकि लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम्म, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर एक एस्पिरेंट को कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, जो हम्म। बहुत जन में नहीं होते। बहुत जन एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ते। 2 दिन मेहनत हर और कोई कर लेता है, बट लगातार मेहनत जो आदमी कर लेता है सफलता उसको जरूर हासिल होती है। हाँ, और कंपटीशन को किसी भी कीमत पे अंडरमाइन करना नहीं चाहिए। जैसे बहुत जन सोचते हैं क्लरिकल का एग्जाम इजी होता है, लेकिन हाँ। मुझे देखिए क्लरिकल का कितना एग्जाम्स में क्वालिफाई किया हूँ, हालांकि मैं मेंस तक अगर पहुंच भी गया तब भी मैं क्लियर तो नहीं कर पाया ना, जीरो में हम्म। दोबारा आके मुझे खड़ा होना पड़ा। अ, तो वो किसी भी लेकिन कीमत अगर पे वो इजी होता है तो वो सबके लिए इजी होता है, लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, कि अगर पेपर इजी आ रहा है तो उसकी कट ऑफ भी उतनी हाई जाएगी, और वो इजी भी सबके लिए है। तो ये सब चीजें पहले माइंड में होनी चाहिए। असल में दो फैक्टर है सर क्लरिकल एग्जाम में। पहली बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपियर होते हैं वो ज्यादा होते हैं पीओ के एग्जाम से। हाँ, पीओ के एग्जाम से। दूसरा, हाँ, हम्म। और दूसरा है कि क्लरिकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लेवल भले ही इजी होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ता है। अटेम्प्ट ज्यादा होना तो चाहिए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है वहां पे। बहुत मायने देता है। तो हम्म। इसी वजह से किसी भी एग्जाम को मतलब किसी भी एग्जाम में कंपटीशन को जरा भी अंडरमाइन करना नहीं चाहिए। और एक एग्जाम देने के बाद उसके रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना नहीं चाहिए। आगे जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ओके ओके, तो एट द एंड मेरा एक सवाल और है, अगर ये ना होता तो फिर क्या? आगे क्या आरबीआई आपके ग्रेड भी आने आपके वाला दिमाग है। में कोई प्लान बी था? नहीं, वो आपका हाँ प्लान सर। नहीं है, आरबीआई ग्रेड भी आपका प्लान नहीं है। वो आपने, अगर वहां थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हुई तो आपने वहां पे, टाइम था उसको आने में, आरबीआई ग्रेड भी अभी आ चुका है। ठीक है, 28 मई को एग्जाम है। तो आपने कुछ सोचा होगा कि अगर एसबीआई ना होगा तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा प्लान था आपके दिमाग में? हाँ सर, ऐसा मैंने सोचा था। इसी हम्म। वजह से मैंने आईबीपीएस का भी इंटरव्यू मैंने दिया था और उसका रिजल्ट 1 तारीख को आने वाला है। हम्म। तो वहाँ पे भी एक बैकअप था। दूसरा मेरा आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो हम्म। उसका भी ज्वाइनिंग अभी है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। हम्म। तो बैकअप तो मेरे पास था ही ऑप्शन। हम्म। लेकिन फिर भी मुझे ये भी आइडिया था कि आगे भी काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे ईएसआईसी का एसएसओ, फिर आरबीआई ग्रेड भी तो आ गया नोटिफिकेशन। आरबीआई असिस्टेंट भी एग्जाम मैंने दिया है। हम्म। तो ऐसे आगे बैकअप्स के लिए मैंने प्रिपरेशन किया। जब तक प्रिपरेशन। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब हम्म। तक मैंने अपना प्रिपरेशन करते गया। यहाँ तक कि करते। रिजल्ट के वक्त भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था जब रिजल्ट जिसको मिल रहा ओके ओके, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सुवैन हमसे जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जो आपका जो आपने जो हार्डशिप्स देखी हैं, आपने जिन चीजों पे मेहनत की है,
और आपका ये जो एक्सपीरियंस है, आपके द्वारा बताई गई जो स्ट्रेटेजी है, स्टडी प्लान है, जितना भी हमने डिस्कस किया, वो हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेगा। और मुझे लगता है कि ये खुद मुझे भी इंस्पायर करेगा कि इतनी छोटी सी एज में आपने एक बहुत अच्छी रिकॉग्नाइज जॉब हासिल की है, ये इतना आसान नहीं होता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो प्लान है वो भी बहुत जल्दी सफल आप उसमें हो पाए। और बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको दिन दुनी रात चौगनी उन्नति दे। और सर अब मैं एंड में एडुटैप को भी बहुत बहुत ज्यादा मतलब थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन की शुरुआत से ही एडुटैप को मैंने रेफर किया है। और उसके बिना मतलब खास करके क्वांट सेक्शन में तो मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रहा था स्टार्टिंग में। यहाँ तक कि मैंने एक बार कंसिडर भी किया था कि मैं एग्जाम नहीं, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी एडुटैप ने इस चीज को मतलब मेरा ये ड्रीम को फुलफिल करने में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुझे मदद किया। तो मैं भी इसलिए गर्व है एडुटैप आप पे कि आपने हम आपकी सफलता में एक कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट अदा कर पाए, तो वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तो ठीक है सुवेन, अभी हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं, तो दुआ करेंगे कि आपको आरबीआई ग्रेड बी में भी जल्दी से सफलता मिले, और जो भी टारगेट आपने निर्धारित किए हैं उनमें भी आप सफल हो पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।